दोस्तों एक सवाल जो हर इंडियन के दिमाग में कभी ना कभी आता है कि क्या इंडिया कभी एक सुपर पावर बन पाएगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी दुनिया हमें सुपर पावर क्यों नहीं मानती। क्या वजह है कि हम अभी भी एक डेवलपिंग नेशन के टैग से आगे नहीं बढ़ पाए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों इंडिया के लिए सुपर पावर बनना लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर बनना भी होगा तो किन किन चीजों को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुपर पावर होता क्या है। तो दोस्तों एक ऐसा नेशन जिसके पास ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस हो, जिसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस पूरे ग्लोब पर हो, जिसका फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी दूसरे देशों के डिसीजन को कंट्रोल करे, और जिसका टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल सॉफ्ट पावर दुनिया के माइंडसेट को शेप करे। अमेरिका और चाइना को आज दुनिया सुपर पावर इसलिए मानती है क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को इस लेवल पर डेवलप कर लिया है कि पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया के केस में बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम हैं जो हमें सुपर पावर बनने से रोक रही हैं। इंडिया की कहानी शुरू होती है कॉलोनियल पास्ट से। ब्रिटिशर्स के 200 साल के रूल ने हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को क्रिपल कर दिया। 1700 के टाइम पर इंडिया ग्लोबल जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तब ये गिरकर सिर्फ 3% रह गया। ब्रिटिश ने हमारे रिसोर्सेज लूट लिए, इंडस्ट्रीज तोड़ दी और हमें एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट गरीब नेशन बना दिया, और ये हिस्टोरिकल बैगेज हम अभी तक उठा रहे हैं। जब बाकी देश जैसे जापान और जर्मनी वर्ल्ड वार के बाद तेजी से रिबिल्ड कर गए, लेकिन इंडिया को अपने कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लड़ना पड़ा। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये सच है, लेकिन ग्रोथ और सुपर पावर बनने में फर्क होता है। अगर आप जीडीपी वर्सेस पर कैपिटा इनकम देखोगे तो इंडिया की जीडीपी बड़ी है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। 2024 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2500 था, लेकिन वहीं पर चाइना का पर कैपिटा इनकम $12000 था और यूएसए का $80000। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी ज्यादा है, और इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफिशियली 20% के आसपास है, और ग्राउंड रियलिटी और भी खराब है। जॉब क्रिएशन स्लो है, और जो जॉब्स हैं वो भी मोस्टली लो पेइंग इनफॉर्मल सेक्टर में है। अगर एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी देखें तो इंडिया का भी 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है। मतलब करोड़ ऑफ लोग एक लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर में फंसे हुए हैं। अगर आप इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस देखोगे तो चाइना वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन गया है, लेकिन इंडिया अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। इंडिया का वेल्थ इनइक्वालिटी भी अलग है। टॉप 1% इंडियन के पास देश की 40% वेल्थ है। मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी के जीवन में इंप्रूवमेंट स्लो है, और ये इकोनॉमिक वीकनेस इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से रोक रही है। एक और बड़ी वजह है जो इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है, इंटरनल इम्यूनिटी का फ्रेगाइल होना। रिजर्वेशन पॉलिसीज ने एक तरफ अपलिफ्टमेंट किया, लेकिन दूसरे तरफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और डिवाइड क्रिएट किया। रूरल इंडिया में अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलेंट है, और आधा इंडिया कास्ट के लिए लड़ रहा है, और उससे भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, रायट अभी भी एक रियल थ्रेट है। एक सुपर पावर को अपने सिटीजन के बीच स्ट्रॉन्ग यूनिटी चाहिए, जो इंडिया में अभी तक एक चैलेंज है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी स्टेट का डिवाइड बढ़ते जा रहा है। दोस्तों एक नेशन जो अंदर से डिवाइडेड है वो कभी भी ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर नहीं बन सकता है। दोस्तों जब भी हम सुपर पावर की बात करते हैं तो एक नेशन की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। इंडिया के पास एक पावरफुल आर्मी है और दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी थोड़ी अलग है। इंडिया का डिफेंस बजट 2025 में अराउंड $81 बिलियन था। ये साउंड्स ह्यूज लगता है, लेकिन अगर वहीं यूएसए और चाइना से कंपेयर करें तो यूएसए अपने आर्मी पर $997 बिलियन स्पेंड करता है और चाइना $249 बिलियन स्पेंड करता है। मतलब हमारे बजट काफी छोटा है, और वो भी ज्यादातर सैलरी, पेंशन और इंपोर्ट में खर्च हो जाता है। इंडिया अपने मिलिट्री हार्डवेयर का 60 से 70% रसिया और फ्रांस और इजराइल से इंपोर्ट करता है, और सुपर पावर बनने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिजिलियंस जरूरी है, जो अभी हमने अचीव नहीं किया है। अगर आप जियोपॉलिटिकल प्रेशर देखोगे तो एक तरफ चाइना बॉर्डर पे कांस्टेंट टेंशन क्रिएट करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का टेररिज्म और कश्मीर इशू चलते रहता है। मतलब मिलिट्री का फोकस डिफेंसिव ज्यादा है और ऑफेंसिव ग्लोबल डोमिनेंस पर कम है। जब तक इंडिया अपने डिफेंस इंडस्ट्री को इंडिजिनस और सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाता, मिलिट्री स्ट्रेंथ एक इल्यूजन ही रहेगी, एक ग्लोबल प्रोजेक्शन ऑफ पावर नहीं।
एक सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्मी ही नहीं बल्कि एक बोल्ड और डिसिसिव फॉरेन पॉलिसी चाहिए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी सेफ और बैलेंसिंग एक्ट वाली है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी तो है लेकिन ग्लोबल डोमिनेंस के लिए कमजोर है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो चाइना ओपनली अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है। यूएस से अपना मिलिट्री बेस पूरे ग्लोब में बना चुका है, लेकिन इंडिया मोस्टली अपने पड़ोसियों से ही लड़ते रहता है। और ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी चाहिए जो दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, जो अभी इंडिया के लिए दूर का सपना है। दोस्तों, एक और बड़ी वजह जो इंडिया को पीछे खींचती है एजुकेशन क्राइसिस। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी 19th सेंचुरी का है, जहां क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बजाय रट्टा और मार्क्स पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। सुपर पावर नेशन अपने यूथ को इनोवेट करने के लिए ट्रेन करते हैं, लेकिन हर साल लाख्स ऑफ टैलेंटेड इंडियन स्टूडेंट यूएसए, यूके और कनाडा जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। मतलब हम अपने बेस्ट टैलेंट खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आयरनी की बात यह है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज इंडियंस चला रहे हैं, लेकिन इंडिया की अपनी ग्लोबल टेक कंपनीज लिमिटेड हैं। एजुकेशन सिस्टम को जब तक ओवरहॉल नहीं किया जाता, इंडिया नॉलेज सुपर पावर बनने के सपने में ही फंसा रहेगा। दोस्तों, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से 20 करोड़ से ज्यादा इंडियन अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। मतलब उनके पास बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी नहीं है। इंडिया में बिलियनियर्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन रूरल इंडिया अभी भी डेब्ट और हंगर से लड़ रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहता है कि टॉप 1% इंडियंस के पास देश की आधी वेल्थ है। एक नेशन जहां आम आदमी के पास सर्वाइवल के रिसोर्सेज ही नहीं है, वहां सुपर पावर की बात करना भी एक लग्जरी है। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब मेड इन चाइना दुनिया भर में है। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया है। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, हर 5 साल में नया मेगा सिटीज बनाता है। वहीं यूएसए का मिलिट्री बेस अक्रॉस द ग्लोब है। डॉलर वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है। टेक जियांट्स में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टेस्ला हर जगह राज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर इंटरनल डिवाइडेड भी बहुत ज्यादा है। यहाँ लोग कास्ट, रिलीजन, रीजन और भाषा के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी और डिफेंस का इंपोर्ट के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड है। ये कंपैरिजन क्लियर करते हैं कि इंडिया और सुपर पावर के बीच गैप सिर्फ इकोनॉमी का नहीं बल्कि विजन और एग्जीक्यूशन का भी है। दोस्तों, एक सुपर पावर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन होता है। चाइना ने पिछले 30 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया, लेकिन इंडिया अभी भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रहा है। सिटीज का हाल ऐसा है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में डेली ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। पोल्यूशन और ओवर क्राउडिंग कॉमन है। अर्बन प्लानिंग भी काफी वीक है। एक तरफ स्काई क्रैपर्स हैं तो दूसरी तरफ धरावी जैसे असलम है। दोस्तों, अगर आप चाइना की शेंजिन देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ 1980 में एक छोटा फिशिंग टाउन था, लेकिन आज एक ग्लोबल टेक हब है। हुआवे, टेंसेंट सब यहीं से ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, इंडिया के पास ऐसे सक्सेस स्टोरी बहुत कम है, और जो एक बेंगलोर आईटी हब भी है उसमें भी पावर कट, ट्रैफिक और पोल्यूशन काफी बड़े प्रॉब्लम है। 21 सेंचुरी का असली सुपर पावर वो होगा जो टेक्नोलॉजी में डोमिनेट करे। हर स्मार्टफोन, मिसाइल, एआई सिस्टम में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, और ताइवान और साउथ कोरिया इस फील्ड के लीडर हैं। लेकिन इंडिया अभी अपनी एक भी लार्ज स्केल सेमीकंडक्टर फैब नहीं बना पाया। यूएसए और चाइना एआई रिसर्च में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया मोस्टली एआई को सिर्फ इनोवेट काम के लिए अडॉप्ट करता है। इसरो ने चंद्रयान 3, मंगलयान जैसे काफी अचीवमेंट किए, लेकिन बजट के कंपैरिजन में नासा $25 बिलियन स्पेंड करता है और इसरो मात्र $1.5 बिलियन स्पेंड करता है। यानी कि नासा ऑलमोस्ट 15.5 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। मतलब सिंबलिक प्रोग्रेस तो है, लेकिन स्केल में गैप बहुत बड़ा है। और सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ एडॉप्शन नहीं, ओरिजिनल टेक लीडरशिप चाहिए, जो भी इंडिया में मिसिंग है। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन हब बन गया है। यहाँ 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि बड़ी लेबर फोर्स है और यंग पॉपुलेशन है, और पोटेंशियल कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि हर कंपनी इंडिया आना चाहती है, लेकिन जॉबलेस यूथ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। जापान एक छोटा आइसलैंड नेशन होते हुए भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, क्योंकि उसने एजुकेशन और इनोवेशन पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर काम की, डिसिप्लिन और करप्शन को कंट्रोल किया। लेकिन इंडिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन सिस्टमेटिक फ्लॉज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इसको पीछे कर दिया है।
दोस्तों कुछ ऐसे फ्यूचर चैलेंज हैं जो इंडिया को फेस करना पड़ेगा और जो एक सुपर पावर कंट्री बनने में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। नंबर 1, वाटर क्राइसिस। 2030 तक इंडिया के मेजर सिटीज में वाटर स्कैर्सिटी काफी ज्यादा होगी। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप। हर साल 1 करोड़ यूथ जॉब मार्केट में एंटर करते हैं लेकिन क्वालिटी जॉब उतनी नहीं बनती। नंबर 3, जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन। चाइना एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, पाकिस्तान कांस्टेंट ट्रबल मेकर है, इसलिए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग अलायंस नेटवर्क बनाना होगा। नंबर 4, एआई डिस्ट्रप्शन। अगर इंडिया एआई रिवोल्यूशन मिस कर गया तो फिर परमानेंट सेकेंड क्लास इकोनॉमी बन सकता है। दोस्तों इंडिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशन है, एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर और एक डेमोक्रेसी है, लेकिन एक सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ पोटेंशियल और पॉपुलेशन काफी नहीं है, उसके लिए डिसिप्लिन, यूनिटी और विजनरी लीडरशिप चाहिए। जब तक करप्शन, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी खत्म नहीं होते, इंडिया के लिए सुपर पावर बनना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन रहेगा। तो सच ये भी है कि इंडिया दुनिया में अपना एक यूनिक रोल जरूर प्ले करेगा, लेकिन यूएसए और चाइना जैसे सुपर पावर के लीग में खड़े होने के लिए अभी एक लंबी जर्नी बाकी है। जब हम सब फैक्टर को एक साथ देखते हैं, कॉलोनियल बैगेज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल डिवाइड, मिलिट्री डिपेंडेंस, वीक एजुकेशन और हेल्थ केयर और एक कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी, तो ये सब एक रियलिटी दिखाता है कि इंडिया के लिए सुपर पावर बनना फिलहाल एक डिस्टेंट ड्रीम है। हाँ, इंडिया एक रीजनल पावर बन चुका है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रेजेंस जरूर फील कराता है, लेकिन ट्रू सुपर पावर बनने के लिए अभी बहुत सारे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और जब तक ये नहीं होता हम बस एक इमर्जिंग पावर ही रहेंगी, एक स्लीपिंग जियांट जिसे उठने में अभी और वक्त लगेगा। क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ जीडीपी, आर्मी या पॉपुलेशन काफी नहीं है, उसके लिए एक विजन, यूनिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। सवाल यह है कि क्या इंडिया कभी अपने इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या फिर हम हमेशा एक डेवलपिंग नेशन के टैग के साथ सर्वाइव करते रहेंगे। टाइम ही इसका जवाब देगा।